नमस्कार। जीत एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग परीक्षाओं को दृष्टि में देख रखते हुए विभिन्न टॉपिकों को कवर करने का प्रयास करेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग जो है अशोक पूर्व के मुख्य रूप से भारतीय संदर्भ में 3 अभिलेख आते हैं। एक पिपरावा है, दूसरा शाहगौरा है, तीसरा महास्थान है। और यहाँ से कभी ना कभी क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, वो चाहे आर्कियोलॉजी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे हिस्ट्री नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का हो, आर्कियोलॉजी का हो, या टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम हो, वहाँ लगातार इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम यहाँ पर आज सबसे पहले पिपरावा स्तूप के ऐतिहासिक महत्व को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। अगर हम पिपरावा स्तूप की बात करें या स्तूप के इतिहास की बात करें तो भारत में जो है स्तूप निर्माण की परंपरा हमें जो है वैदिक कालीन प्रतीत होती है। कब की? वैदिक कालीन प्रतीत होती है। और ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें हमें सबसे पहले स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है। अब जैसे प्रश्न आ जाए कि ऋग्वेद स्तूप शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो स्तूप शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। भगवान बुद्ध ने दिव्यावदान में, चूँकि स्तूप बनाने की परंपरा लगातार थी, इसलिए जब भगवान बुद्ध ने अपना दिव्यावदान में स्वयं यह कहा कि मेरे मृत शरीर को उसी प्रकार स्तूप बनाकर स्थापित किया जाए जैसे राजाओं के मरने के बाद बनाया जाता है। अतः यहाँ से एक चीज़ जानकारी मिलती है कि स्तूप की परंपरा बुद्ध के पूर्व लगातार प्रचलित थी। हो सकता है उसका स्वरूप दूसरा रहा हो, लेकिन ऋग्वैदिक काल से स्तूप की परंपरा कंटिन्यूअस दिखाई देती है। इसीलिए जब भगवान बुद्ध दिव्यावदान में यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि जब मेरा शरीर मृत हो तब मेरे शरीर के ऊपर भी, जैसे राजाओं के शरीर के ऊपर स्तूप बनते हैं, उसी तरह मेरे शरीर के ऊपर भी जो है स्तूप बने। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध परंपराओं में 8 स्तूप मुख्य रूप से माने जाते हैं। ठीक है, जो बुद्ध की जो है शरीर धातु हैं उनके ऊपर बनाए गए थे। बुद्ध के राख के 8 भाग किए गए, आप सभी जानते हैं ये कहानी, और उन्हें 8 गणराज्यों को विभाजित कर दिया गया। यानी कि बुद्ध का जो शरीर था उसके राख को 8 भागों में विभाजित किया गया था, और यह कहा गया कि इन 8 भागों में 8 स्तूपों का निर्माण अलग अलग जगह पर अलग अलग गणराज्यों द्वारा किए जाएंगे। अब प्रश्न यह बनता है कि वो 8 गणराज्य कौन कौन से थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो 8 गणराज्य कौन कौन से थे, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि गणराज्यों की चर्चा कीजिए कि कौन कौन से गणराज्यों ने, या दे देगा 4 गणराज्यों का नाम दे दे, 3 गणराज्यों के नाम सही देगा, एक गलत देगा, कहेगा उपरोक्त में से कौन सा गणराज्य ऐसा था जिसमें जो है बुद्ध का स्तूप नहीं बना था, है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा देखना होगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला था वैशाली के लिच्छवी, दूसरे थे कपिलवस्तु के शाक्य, तीसरे थे अल्लकल्प के बुलीय बोलते हैं उनको, रामग्राम के कोलीय, पिप्पली वन के मल्ल, पावापुरी के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल और द्रोणक के ब्राह्मण। ये सब थे। इन लोगों ने ही जो है क्या किया, इसको जो है 8 भागों में बांटकर 8 क्षेत्रों में लिया था। ठीक है, तो इसमें पहला हमने बताया कि वैशाली के लिच्छवी हो गए, दूसरा कपिलवस्तु के शाक्य हो गए, तीसरा अल्पकल्प के बुली हो गए, फिर रामग्राम के कोली, पिप्पली वन के मल्ल, पावापुरी के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल और द्रोणक के ब्राह्मण। इन 8 क्षेत्रों में 8 लोगों ने इनको जो है बुद्ध के अवशेषों को लिया अपने अपने क्षेत्र में स्तूप बनवाने के लिए। इन्हीं में कपिलवस्तु के शाक्यों ने, जो कपिलवस्तु के शाक्य हैं, ठीक है, कपिलवस्तु के शाक्य आप देख रहे हो सेकंड नंबर पे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, कपिलवस्तु के शाक्यों ने पिपरावा में एक अस्थि कलश स्थापित करवाया जिसके ऊपर स्तूप का निर्माण कराया। यही अस्थि कलश है। अस्थि कलश ऐसे बनाया और
इसी अस्थि कलश में बुद्ध के अवशेष रखे उन्होंने और इसको एक स्तूप के माध्यम से स्थापित करवाया। कहाँ करवाया? पिपराहवा में करवाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिपराहवा में इसको क्या किया? स्थापित कराया है। इसकी पुष्टि होती है, एक शब्द आता है जिसकी पुष्टि सुकृति भगनः, इसकी पुष्टि जो है सुकृति भतिनम शब्द से होती है, जिसका तात्पर्य है भगवान बुद्ध के भाइयों द्वारा। अर्थात ऐसा माना जाता है, विद्वानों का एक समूह ऐसा मानता है कि जो कपिलवस्तु के शाक्य थे वो बुद्ध के भाइयों से संबंधित थे, अर्थात वो बुद्ध के भाई थे। चूँकि सुकृति भतिनम का तात्पर्य ही होता है भगवान बुद्ध के भाइयों द्वारा, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शाक्यों ने ही इस स्तूप का निर्माण करवाया था। इस स्थान से प्राप्त अभिलेख में शकियानम लिखा है, ठीक है, जिसका अर्थ है शाक्यानाम। क्योंकि बुद्ध शाक्य थे, इसी से बुद्ध के फूले का एक अंश शाक्यों को दिया गया था। अब एग्ज़ाम में आपके यह प्रश्न बन सकता है कि जो शकियानाम शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो शकियानामम शब्द का उल्लेख पिपरावा अभिलेख में किया गया है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि शकियानामम शब्द का तात्पर्य किससे स्थापित किया जा सकता है, या शकियानामम शब्द का तादात्म्य किससे स्थापित किया जा सकता है? ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो शकियानम शब्द का तादात्म्य शाक्यों से स्थापित किया जा सकता है। इस तरह से आप इसमें प्रश्न खोजने का प्रयास करें और प्रश्न बनते भी हैं, ठीक। तो इसीलिए ये चूँकि बुद्ध शाक्यों के ही वंशज थे और इसीलिए माना जाता है कि इसी कारण जो कपिलवस्तु के शाक्य हैं उनको जो है बुद्ध के अवशेषों को दिया गया कि आप लोग भी बुद्ध के 8 अंश थे उसके एक अंश को इनको दिया गया कि आप लोग भी इन अंशों को एक जगह स्थापित करवाए। और इन शाक्यों ने जो बुद्ध के बंधु बांधुनी थे, बुद्ध के जो भाई बंधु थे, इन लोगों ने मिलकर पिपराहवा में इस कलश को स्थापित करवाया, जिसे पिपराहवा स्तूप के नाम से जानते हैं, ठीक। इस अभिलेख के शकियानम से यह भी सिद्ध होता है कि पिपराहवा ही जो है प्राचीन कपिलवस्तु नामक बस्ती थी। अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि पिपराहवा का तादात्म्य निम्न में से किन स्थलों से स्थापित किया जा सकता है? उसमें ऑप्शन दे देगा श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो इसमें क्या है, पिपराहवा का तादात्म्य किससे स्थापित किया जा सकता है? तो कपिलवस्तु से स्थापित किया जा सकता है। अर्थात कपिलवस्तु का जो प्राचीन नाम था वह संभवतः पिपराहवा प्रतीत होता है। तो इस तरह से जो है इसको देखने की जरूरत है, एग्जाम में पूछ सकता है। इस बात की पुष्टि अभी पिपराहवा नामक स्थान के एक बिहार से प्राप्त मोहर से होती है, जिस पर लिखा गया है ओम देवपुत्र बिहार कपिलवस्तु भिक्षु संघस्य, ठीक। यह जो लिखा हुआ है ओम देवपुत्र बिहार कपिलवस्तु भिक्षु संघस्य, तो इससे यह जानकारी मिलती है। अतः अब हम यह कह सकते हैं कि कपिलवस्तु कहीं अन्यत्र नहीं बल्कि यही जो है पिपराहवा ही रहा होगा, ठीक है। अब पिपराहवा अभिलेख में शाक्य परिवार के लोगों द्वारा भगवान बुद्ध के फूले, वही मतलब फूले का तात्पर्य यहाँ पर वही एक अंश से है, पर धातु स्तूप बनवाया जाना स्पष्ट करता है। शाक्य गणराज्य का विस्तार आधुनिक सिद्धार्थ नगर जनपद तक था। देखिए इससे यह भी पुष्ट होती है कि शाक्य नगर का विस्तार कहाँ तक था, तो सिद्धार्थ नगर, चूँकि कपिलवस्तु कहाँ है, ये सिद्धार्थ नगर में है। तो इससे इस स्तूप के माध्यम से हम अगर इतिहास की दृष्टि से देखें, उनके राजनीतिक विस्तार की बात करें, तो शाक्यों का राजनीतिक विस्तार हमें सिद्धार्थ नगर तक आसानी से दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी राजा होगा वह अगर कहीं स्तूप बनवाएगा, मंदिर बनवाएगा, अभिलेख गढ़वाएगा,
ठीक है, तो वह अपने साम्राज्य में अपनी टेरिटरी के अंदर ही गड़वा सकता है, उसके बाहर वो नहीं गड़वा सकता है या नहीं बनवा सकता है। या कुछ ऐसे किस्से आए हैं जैसे श्रीलंका के राजाओं ने जो है बोध गया में मंदिर बनवाया, तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल परमिशन मांगी थी राजा से, वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर कोई राजा है वह किसी क्षेत्र में स्तूप बनवा रहा है, मंदिर बनवा रहा है, जो है भवन रुकने के लिए बनवा रहा है, अभिलेख लिखवा रहा है, तो यह जनरली उसके साम्राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही होता है। तो अगर राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो यह जो पिपराहवा है या जो कपिलवस्तु है या जो वर्तमान का सिद्धार्थनगर जनपद है, यह कहीं ना कहीं शाक्यों के क्षेत्र के अंतर्गत ही सम्मिलित रहा होगा। अगर सिक्कों के दृष्टि से देखें तो सिक्के जो है अलग बात आती है, क्योंकि सिक्के क्या है, व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जो है ट्रांसपोर्ट या आयातित निर्यातित हो सकते हैं। लेकिन अभिलेखों के संदर्भ में, स्तूपों के संदर्भ में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक विस्तार की जानकारी भी हमें सिद्धार्थनगर तक मिलती है। ठीक है, और इसकी पुष्टि कनिंघम महोदय ने जो है प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल नामक इनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने कपिला की भी चर्चा की है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक क्वेश्चन यहाँ कनिंघम की पुस्तक का नाम ही पूछ सकता है, तो कनिंघम की पुस्तक का क्या नाम है? प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल, ये कनिंघम की पुस्तक का नाम है। ठीक, और इस अभिलेख में एक चीज़ और जानकारी मिलती है, इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि उस समय संयुक्त परिवार की प्रणाली प्रचलन में थी। क्यों प्रचलन में थी? क्योंकि यहाँ उल्लेख मिलता है कि इसे स्थापित करने वाले बुद्ध के भाई हैं जिन्होंने पुत्र, भगनी और दारा के साथ इसे स्थापित किया। अर्थात पूरी परिवार ने मिलकर, सिर्फ बुद्ध के भाई ही नहीं बल्कि उनके पूरी कम्युनिटी ने, उनके पूरे परिवार ने मिलकर जो है इस स्तूप को स्थापित किया था। और इससे एक सोर्स और निकलकर सामने आता है। क्या सोर्स निकलकर सामने आता है कि उस समय सामाजिक कार्य बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते थे, साथ ही साथ धार्मिक कार्य भी महत्वपूर्ण थे, और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर भगनी शब्द का प्रयोग हुआ है कि स्त्रियाँ भी पुरुषों के साथ सामाजिक और धार्मिक कार्य में सहभागिता करती थी। अर्थात स्त्रियों को भी पुरुषों के साथ किसी भी सामाजिक धार्मिक कार्य में भाग लेने के लिए छूट थी, और वह एक परिवार के सदस्य के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर अनवरत चलती थी। जैसा कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार लगातार आक्षेप प्रक्षेप करते रहते हैं कि भारत में वैदिक काल के बाद लगातार स्त्रियों का पतन होता रहा है ना, तो ये आपको इस अभिलेख के माध्यम से यह भी पुष्ट होता है कि वो जो स्त्रियां थीं, उस काल की जो स्त्रियां थीं या शाक्य गणराज्य की जो स्त्रियां थीं, वह पुरुषों के साथ सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में पुरुषों के साथ भाग लेती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों ने कथित यह कहकर साबित करने का प्रयास किया था कि भारत में तो स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, है ना, तो उसको काटने के लिए पिपराहवा अभिलेख, जो कि अशोक काल के पहले का लेख है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो इसका हमें जो है ध्यान देना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग जो है देख लेते हैं। एक तो हमने बताया कि आपको संयुक्त परिवार के विषय में जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पत्नी हो गई, बहन हो गई, सभी साथ साथ जो है काम करते हैं। ठीक है, और अस्थि कलश पर अंकित अभिलेख जो है क्या है, पिपराहवा स्तूप से प्राप्त होता है। वही हमने इसकी चर्चा आपसे ऑलरेडी कर ली है। अब आप पिपराहवा स्तूप के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यह पिपराहवा स्तूप है। ठीक है, ये क्या है, पिपराहवा स्तूप है। आप इसको जो है गूगल पे जो है सर्च करके देख सकते हैं। इसी के बीच में कहीं पर जो है एक घड़ा मिला था। अभी हम आपको घड़े की फ़ोटो भी दिखाते हैं, और उस घड़े में ऐसे एक अभिलेख अंकित है। ठीक है, उसको दिखाने का आपको हम जो है प्रयास करते हैं। पिपराहवा कहाँ है? पिपराहवा सिद्धार्थनगर में है। ठीक है, और स्तूप में रखे गए, वही मैंने बताया कि इसके गर्दन में जो है एक लेख मिलता है, मैंने आपको बताया पहले ही। ठीक है, यह अस्थि कलश क्या है, पत्थर का है। जो अस्थि कलश बना हुआ है, जो कलश है, घड़ा है, ये किस चीज़ का है, ये पत्थर का है। और इसमें यहाँ पर जो है क्या अभिलेख लिखा हुआ है।
ठीक है। और यह लिपि क्या है इसकी? लिपि ब्राह्मी है तथा भाषा क्या है इसकी? प्राकृत है। याद रखिएगा, लिपि, ब्राह्मी और भाषा प्राकृत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी तिथि को लेकर जो है लोगों में विवाद है। कुछ लोग इसको अशोक काल के पूर्व का मानते हैं, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं अशोक के काल का है। तो ये जनरली क्या है, हमें अशोक काल के पूर्व का ही प्रतीत होता है। अब हम आपको दिखाते हैं, यह जो है क्या है, यह अस्थि कलश है। और यहाँ पर जो है देखिए, हल्का सा आप जूम करेंगे तो दिखाई देगा, यहाँ पर इस कड़े के ऊपर है अभिलेख दिखाई देता है। जो लेख दिखाई देता है वह लेख क्या है, ये आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर ये लेख इसका जो है दिखाई देता है। यहाँ पर और भी चीज़ें जो है कुछ प्राप्त हुई हैं। रिलिक्विस डिस्कवर्ड इन पिपरावा, ये भी चीज़ें यहाँ से पिपरावा से स्तूप के साथ प्राप्त हुई हैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब इसकी डेटिंग की अगर हम बात करें तो पिपरावा स्तूप जो है मुख्यतः 4वीं सदी ईसा पूर्व या 3री सदी ईसा पूर्व में रखा जा सकता है। परंतु डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार एक हैं, उन्होंने व्याकरण संबंधी विशेषताओं के आधार पर इसे अत्यंत प्राचीन माना है। व्याकरण संबंधी विशेषताओं के आधार पर इन्होंने क्या अत्यंत प्राचीन माना है। उन्होंने बताया है कि इसमें दीर्घ स्वर का नितांत अभाव है। F.W. थॉमस एक विद्वान हुए हैं, कौन? F.W. थॉमस। इनके अनुसार यह लेख में इतना लघु है कि व्याकरण के संबंध में इसके विषय में नहीं पता किया जा सकता। तो अगर हम उपरोक्त इन निष्कर्षों को देखें या अन्य निष्कर्षों को और देखें तो हमें यह जो लेख है वो अशोक का जो है, अशोक के पूर्व इसकी तिथि को हम आसानी से रख सकते हैं। अर्थात जो पिपरावा का लेख है ये अस्थि कलश पर अंकित है और अशोक काल के पहले का लेख हमें प्रतीत होता है, ठीक है। तो इस तरह से इससे आप कई क्वेश्चन आप बन सकते हैं, इनको आप जो है लगातार देख लीजिएगा। फिर हम लोग जल्द से जल्द आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और अगला हम लोग जो है शाहगौरा, फिर उसके बाद महास्थान पे चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।